प्रशांत किशोर पांडे खुद ब्राह्मण हैं, तो यदि वो सवर्णों का वोट काट लेते हैं, अगड़ी जातियों का, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं भी जन स्वराज पार्टी जीतेगी, इसकी संभावना कम लग रही है। कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है सर, आपको क्या लगता है? बीजेपी का बी टीम कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सच में उन्होंने यदि अगड़ी जातियों का वोट काट लिया तो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा देंगे। सर वो अगड़ी जाति को कहाँ, वो तो मुस्लिमों को, दलितों को, सबको मतलब एक हाँ साथ कर ठीक रहे है, ये आपकी बात सही है। उन्होंने पहला अध्यक्ष भी दलित को ही बनाया है, मनोज मुस्लिम भारती को। टिकट देने की बात हाँ, करते हो, तो अपनी जाति की बात ही नहीं लेकिन कर रहे। सही बात है, लेकिन ये बात भी तो इनकार नहीं किया सकता कि सर्वे सर्वा वही है पार्टी के। मनोज भारती को कौन जानता था 1 महीना पहले तक। अब तो शहाबुद्दीन के बेटे भी आ चुके हैं राजद के साथ, तो असर कुछ होगा उपचुनाव में सर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, शहाबुद्दीन और उसके परिवार को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हिना साहब खुद सिवान में 3 बार खड़ी हुई और तीनों बार हारी। तो जो सिवान आपका गढ़ है, जो शहाबुद्दीन की एक तरह से जागीर थी सिवान, उसमें आप बार बार हार रही हैं। तो ये सोचता है कि ओसामा बेलागंज में असर डाल देगा और रामगढ़ पर असर डाल देगा, उधर असर डाल देगा, ये सोचना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ओसामा इतना बड़ा भी नेता नहीं बना है कि पूरे बिहार के मुसलमानों को इधर से उधर कर दे। आपको जन स्वराज की तरफ से ऑफर आया या नहीं? अब इस पर मैं क्या बोलूँ? या नहीं आया है सर? अरे आप खुद बहुत समझदार हैं, है बहुत ना? सारे रिटायर्ड ऑफिसर को ऑफर जा रहे हैं, तो आपको भी आया ऑफर है? आते रहते हैं। ऑफर आते जी। रहते हैं। आपने क्या कहा सर? बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। जन स्वराज ने भी चारों सीटों पे जो है अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। क्या कुछ असर होगा इस बार जन स्वराज का? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की क्या असर पड़ेगा इस बार उपचुनाव में? अब ये तो लाख टके का सवाल हो गया, क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार जन स्वराज पार्टी मतलब चुनावी मैदान में उतर रही है। अब तक तो वो एक अभियान था, जन स्वराज अभियान। अभी 2 अक्टूबर को उसने एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल ली है और पहली बार उतर रही। तो एक इस वजह से बिहार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं और सबकी निगाहें यही है, इसी पर लगी हुई हैं। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि 4 जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। और चारों जगह पर इसलिए चुनाव हो रहे हैं कि चारों जगह के जो विधायक थे वो लोकसभा के लिए चुन के सांसद बन गए हैं, तो इसलिए चारों सीटें खाली हुई है। इसमें देखिए, ऐसे तो चारों से प्रत्याशी उतारे हैं मतलब जन स्वराज पार्टी ने, लेकिन तरारी और बेलागंज पर सीटें थोड़ा ज़्यादा चर्चा में हैं। तरारी जो भोजपुर ज़िले की सीट है, वहाँ पहले जन स्वराज पार्टी ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उतारा था, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को, जो स्थानीय ही थे। और लेफ्टिनेंट जनरल, मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत ऊंचा ओहदा होता है भारतीय सेना का, और वो भारतीय सेना के मतलब नंबर 2 पर रहे थे, तो बहुत ऊंचे ओहदे से रिटायर किए थे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि उनका नाम ही मतदाता सूची में नहीं था, वोटर्स लिस्ट में नहीं था। तो थोड़ा ये मतलब फजीहत हो गई जन स्वराज पार्टी की, खास के प्रशांत किशोर की, कि आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं, आप 24 घंटे रणनीति बताते रहते हैं और इतनी बड़ी चूक आपसे हो गई। तो थोड़ी किरकिरी भी हुई। बाद में लोगों ने प्रत्याशी को बदला। वे श्रीमती किरण सिंह आई है मैदान में, और किरण सिंह की भी छवि अच्छी है, साफ़ सुथरी छवि है। एक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, युवा हैं और काम कर रही हैं, तो ठीक है, अच्छी प्रत्याशी हैं। लेकिन जो तरारी सीट है वो माले का गढ़ रहा है। वो सुदामा प्रसाद वहाँ के विधायक थे, जो इस बार आरा के सांसद चुने गए, और इस बार भाकपा माले ने वहाँ से राजू यादव को खड़ा किया। तो राजू यादव की भी छवि एक जुझारू व्यक्ति की छवि है, गरीबों के लिए लड़ने वाले की छवि है। तो वहाँ मुकाबला बहुत आसान नहीं लगता है। अभी तो मुझे जो खबरें आ रही है ज़मीन से कि राजू यादव का ही पलड़ा वहाँ भारी है। तरारी में राजू यादव का पलड़ा जी, है, जो माले से। जी। और उसके बाद बेलागंज में आते हैं, तो बेलागंज में भी संयोग से ऐसा हुआ कि वहाँ भी जन स्वराज पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। पहले पार्टी ने मोहम्मद खिलाफत हुसैन को खड़ा किया है, जो कि मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गणित के। संयोग से जिस दिन ऐलान किया प्रशांत किशोर ने, उसी दिन वहाँ हंगामा हो गया। मोहम्मद अमजद के समर्थकों ने हंगामा कर दिया, कुर्सियाँ भी चल गई, कुर्सी के लिए कुर्सियाँ चल गई। और उसके बाद में ऐसे हालात बन गए कि खिलाफत हुसैन ने खुद से अपना नाम वापस ले लिया, और अब मोहम्मद अमजद को खड़ा किया गया है, जो वहाँ मुखिया रह चुके हैं और कई बार से चुनाव लड़ते आए हैं सुरेंद्र यादव से। तो वहाँ भी देखना है। अब देखिए, वो सीट भी सुरेंद्र यादव ने खाली की है और उनके बेटे विश्वनाथ यादव वहाँ पर हैं, तो वहाँ भी अच्छी फाइट होगी। इतना देखिए आसान रास्ता नहीं है। इस बार दोनों बेलागंज और तरारी दोनों में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो उस त्रिकोणीय मुकाबला में दोनों मतलब देखिए 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं भी जन स्वराज पार्टी जीतेगी, इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन यदि वो दूसरे नंबर पर भी आ जाती है और अच्छे खासे वोटों के साथ,
तो एक धमक के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगी बिहार की राजनीति में, ये मेरा कहना है जी। प्रशांत किशोर ने बोला था कि 2025 तक इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही मामला सेटल कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस था कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, इसको मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। जैसे मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, है ना, अगिनती के दिन अब की बार बहुमत के भी इधर रह गए। अब जैसे पलटू राम ने कल की बैठक में एनडीए में कर दिया कि 243 में हम लोग 225 सीटें जीतेंगे 25 में। अशोक चौधरी का बयान था सर। अशोक चौधरी नहीं कह दिया, तो पलटू राम की बात बोलेंगे 2025 में 2020 सीट जीतेंगे। अब ये सब तो अब क्या इस पर कहा जाए, तो ये सब बातें कही जाती है। इसको मनोवैज्ञानिक युद्ध आप समझिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए कि ठीक है 25 को छोड़िए हम 24 में ही दिखा देंगे, तब ना कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा, जोश हाई हो जाएगा। ये सब है। मुझे नहीं लगता चारों में से कोई सीट जनस्वराज पार्टी जीत रही है, लेकिन हाँ बिल्कुल नई पार्टी है, अभी तो उस पार्टी का बने हुए गठन के 1 महीने भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए यदि वो पार्टी दूसरे नंबर पर भी रह जाती है, अच्छे खासे वोट ले लेती है, तो उसको भी उपलब्धि माना जाएगा जी। चांस है दूसरे नंबर का सर? अभी तो लग रहा है दूसरे नंबर का, तो मुझे तराड़ी और बेलागंज दोनों में लग रहा है। बाकी इमामगंज और हाँ, इमामगंज और रामगढ़ ये सीटें में जनस्वराज पार्टी का 2 प्रत्याशी, इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान हैं, उनके बारे में कहा था कि गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं, और वहाँ से रामगढ़ से सुशील कुशवाहा हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। ये लोग हैं, लेकिन ये लोग बहुत मतलब कद्दावर जैसे नहीं हैं, तो वहाँ मुझे दूसरे नंबर पर शक है। वहाँ हो सकता है तीसरे नंबर पर भी चलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। चुनाव देखिए होता क्या कि चुनाव में भविष्यवाणी करना बहुत खतरे का काम रहता है, जोखिम भरा, क्योंकि जनता बहुत बड़ा बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे दे देती है। अभी तो हम लोग बैठ के यहाँ पटना में कर रहे हैं कि यहाँ वो होगा, हो सकता है जनता का मूड कुछ और ही हो, और 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती हो तो कुछ और ही निकल जाए। अब तो शहाबुद्दीन के बेटे भी आ चुके हैं राजद के साथ, तो असर कुछ होगा उपचुनाव में सर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, शहाबुद्दीन और उसके परिवार को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हिना साहब खुद सिवान में 3 बार खड़ी हुई और तीनों बार हारी। तो जो सिवान आपका गढ़ है, जो शहाबुद्दीन की एक तरह से जागीर थी सिवान, उसमें आप बार बार हार रही हैं, तो ये सोचता है कि ओसामा बेलागंज में असर डाल देगा और रामगढ़ पर असर डाल देगा, उधर असर डाल देगा, ये सोचना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ओसामा इतना बड़ा भी नेता नहीं बना है कि पूरे बिहार के मुसलमानों को इधर से उधर कर दे, मुझे ऐसा नहीं लगता। टिकट बांटने में जनस्वराज की बहुत किरकिरी हो गई सर, तो आगे क्या होगा? हाँ, कह सकते हैं किरकिरी हुई, क्योंकि मतलब उसको 2-2 सीटों पर बदलना पड़ा, तो कहा गया कि आपने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। एक इम्प्रेशन जो है वो तो अच्छा नहीं बना ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो वाला तो हुआ, तो थोड़ा किरकिरी हो गई कि आपने इसको ध्यान में नहीं रखा। लेकिन चलिए, अपना जैसे छोटा बच्चा गिर गिर के चलना सीखता है, नई पार्टी है, 2-3 बार गिरेंगे प्रशांत किशोर, फिर दौड़ने लगेंगे, देखिए क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है सर, आपको क्या लगता है? अब देखिए, प्रशांत किशोर ने इतने दलों के साथ काम किया है ना कि किसकी बी टीम है किसकी सी टीम है कहना मुश्किल है। वो तो देखिए भाजपा के साथ भी प्रशांत किशोर ने काम किया है, कांग्रेस के साथ भी काम किया है, जदयू के तो वो उपाध्यक्ष रहे थे प्रशांत किशोर, है ना। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया है, जो जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ काम किया है। वो तो कितने घाट का पानी पी चुके, खुद भी भूल गए हैं कि किसकी बी टीम है सी टीम है। वो ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो थोड़ा ये तेजस्वी पर बार बार हमले जिस तरह से कर रहे हैं कि नवी फेल, तो लोग कहते हैं कि यदि ऐसा है तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाला है, उस पर भी कुछ बोलिए। कुछ नहीं बोलते। हाँ, उस पर मैंने खुद इस बात को पॉइंट आउट किया है कि भाई नरेंद्र मोदी कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो तो खुद चाय बेचने वाले हैं, जबकि तेजस्वी भी सत्ता में भी नहीं है सर। हाँ, तो इसलिए होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये भी एक पहलू है कि प्रशांत किशोर पांडे खुद ब्राह्मण हैं, तो यदि वो सवर्णों का वोट काट लेते हैं, अगड़ी जातियों का, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत उनको बीजेपी का बी टीम कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सच में उन्होंने यदि अगड़ी जातियों का वोट काट लिया तो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा देंगे। सर, वो अगड़ी जाति को कहाँ, वो तो मुस्लिमों को, दलितों को, सबको मतलब एक हाँ ठीक है, ये आपकी बात सही है। उन्होंने पहला अध्यक्ष भी दलित को ही बनाया है, मनोज भारती को टिकट देने की बात करते हो, तो अपनी जाति की बात ही नहीं लेकिन सही बात है। लेकिन ये बात भी तो इनकार नहीं किया सकता कि सर्वे सर्वा वही है पार्टी के, अध्यक्ष कोई भी बन जाए, सुपर अध्यक्ष तो
प्रशांत किशोर ही रहेंगे। वो तो नेता नहीं बनेंगे सर, वो तो सबको बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब एक तो है ना कि जन स्वराज पार्टी को नाम उन्हीं के से जोड़ा जाता है। मनोज भारती को कौन जानता था 1 महीना पहले तक? वो बोले नमूना चुन के लाए हैं। अब नमूना तो अब ठीक है, लेकिन मतलब ये बात है ना कि यदि प्रशांत किशोर पांडे में बहुत लोग बिहार के अगड़ी जातियों को लगे कि एक नया आया है हम लोगों में से, तो हो सकता है वो उस हद तक भाजपा को नुकसान पहुंचा दे। भाजपा के कोर वोटर जाएंगे सर? अब देखिए, कोर वोटर कोई किसी का नहीं रहता। अयोध्या में भाजपा हार जाए तो कहीं हार सकती है। कोर वोटर क्या है होता है? कब कौन वोटर किससे नाराज़ हो जाए? किसने सोचा था कि अमेठी से स्मृति ईरानी हारेगी? कोर वोटर कुछ नहीं होता है। जनता जब मूड में आती है तो किसी को उखाड़ देती है, किसी को पछाड़ देती है। अधिकतर लोगों को ऑफर दिया जाता है सर, आपको जन स्वराज की तरफ से ऑफर आया या नहीं? अब इस पर मैं क्या बोलूँ? यानी आया है सर? अरे आप खुद बहुत समझदार हैं। आया है? हाँ? आया है यानी आपको अब दर्शक offer? खुद समझ जाए, है बहुत ना? सारे रिटायर्ड ऑफिसर को ऑफर जा रहे हैं, तो आपको भी ऑफर आते रहते हैं। ऑफर आते जी। रहते हैं। आपने क्या कहा सर? मुझे देखिए, चुनावी राजनीति में आना ही नहीं, किसी राजनीतिक दल में नहीं आना, है ना। मैं सिर्फ एक पार्टी में इंटरेस्टेड हूँ, मुर्गा पार्टी। कोई मुर्गा बनाए घर पर और मुझे बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी कभी राजनीति में बाकी अमिताभ किसी दास जी पार्टी- को नहीं देख नहीं सकते नहीं लोग? नहीं 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 देख सकता है। क्यों सर, राजनीति नहीं पसंद? चुनावी राजनीति नहीं पसंद है। देखिए, चुनावी राजनीति में आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। मेरा वो मिजाज नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ ठीक पूर्व है, आईपीएस मुर्गा पार्टी- अमिताभ दास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये राजनीति में नहीं जाएंगे। बाकी जन स्वराज को लेकर, उपचुनाव को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।